पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। दरअसल सीनेट यानी कि वहां की राज्यसभा चुनाव में वित्त मंत्री हफीज शेख की हार के बाद इमरान खान की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों का दावा है कि इमरान सरकार के पास सरकार चलाने के लिए बहुमत नहीं है। नेता बिलावल भुट्टो और पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान खान से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की अपील की और कहा कि कठपुतली पीएम को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी घोषणा की, जिसमें तय होगा कि इमरान सरकार रहेगी या जाएगी। पूरा मुल्क इस वक्त जश्न मना रहे हैं और इस खुशी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है कि हमने मिलके इस कठपुतली को हराया था। इमरान खान को हम सब ने मिलके हराया है और अब उनका अपना प्रेसिडेंट कह रहा है कि उसने अपना मेजॉरिटी जो नेशनल असेंबली में है वो खो चुका है। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब और उसका कैबिना को जो तकरीर है, जो बातें हैं, वो अब उनके लफ्ज़ों के चुनाव से, उनके बोलने के तरीक़ेकार से ये पता चलता है कि ये घबरा चुके हैं। उनको पता है कि उनका वक्त अब ख़त्म होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला जो मुस्तक़बिल है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का है, वो जमहूरियत का है और हम हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला इन कठपुतलियों को पाकिस्तान की सियासत से फारिग कर देंगे। वहीं मरियम नवाज ने चुनाव में धांधली के आरोपों को नकार दिया और दावा किया कि चुनाव में हार से बौखलाए पीएम इमरान खान कुछ भी ऊल जुलूल बोलने में जुटे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी वो स्पीच नहीं सुनी, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में की, कानों से धुआं आ रहा था, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो मेरा ख्याल है अभी भी ये समझते कि वो कंटेनर पे चढ़ें। और जाहिर है जब आपको चारों सूबों से अवाम इस तरह मुस्तरद करे, जब आपके अपने नुमाइंदे आपको इस तरह से मुस्तरद करें, तो एक के बाद एक जो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होती है उससे इंसान का जो दिमागी तवाज़न है वो हिल जाता है। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन जिस ईसीपी की आप बात कर रहे हैं उस ईसीपी को आपने उस ईसीपी के चेयरमैन को खुद ही अपॉइंट किया। अगर नेशनल टीवी पे आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया तो आप सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, आपने अब कह दिया उस पर अमल करो। उन मेंबरान नेशनल असेंबली पे केस करो, उन पे FIR काटो, उनको निकालो। ये आपको करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन उसने खुद कहा है कि नाम बताया, तो इलेक्शन कमीशन को बता दो ताकि इलेक्शन कमीशन उसको तहकीक करके इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन ले सकता है। लेकिन सच ये है कि इमरान खान को पता है, सच ये है कि इमरान खान को पता है कि हकीकत ये है कि उनके मेंबरान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है और जब उनको मौका मिलेगा, जब ऑपोजिशन ये अदम एतमाद का वोट लेकर आएगा तो वो हमारे साथ होंगे। इससे पहले पीएम इमरान खान का दर्द उस वक्त छलक पड़ा जब वो सीनेट के चुनाव में लाख कोशिशों के बाद भी अपने खासम खास वित्त मंत्री हफीज शेख को नहीं जिता पाए, जिसकी खींच इमरान ने विपक्ष पर निकाली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सीनेट चुनाव में पैसों का खेल हुआ है। इतना ही नहीं, इमरान ने नेशनल असेंबली में बहुमत साबित न कर पाने पर विपक्ष में बैठने तक की बात कही। यानी इमरान को भी पूरा आभास है कि उनकी कुर्सी जा सकती है। वो एक हफीज शेख की सीट के ऊपर और सारा जो पैसा लगाया है, जो यूसुफ रजा गिलानी का पैसे बांट रहा था, शाम को लोगों की जमीर खरीद रहा था। और वो जो मैंने जब अपने MNA से जब मीटिंग की, हमारी ख्वातीन ने हमें बताया कि जी हमें कॉल करके ऑफर मिल रही थी। कोई हमारी पुरानी PTI की वो कॉल करके कह रही थी 2 करोड़ से बोली लग रही थी। अब मैं इलेक्शन के वजह से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, कोई आइन इजाजत देता है चोरी करने की, रिश्वत देने की कोई आइन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है? परसों कॉन्फिडेंस पोर्शन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ
आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। आप ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन खुफिया तौर पर हाँ जी हम आपके लिए वोट करेंगे, पैसे लेके किसी और को वोट करें, आप अपनी आखिरत तबाह करते हैं। खौफ खुदा होना चाहिए आपको। कुल मिलाकर पाकिस्तान में कई महीनों से जारी सियासी उठापटक का क्लाइमेक्स शनिवार को है, जब पीएम इमरान खान और पाकिस्तान की किस्मत तय होनी है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ सब कुछ अपने हाथ में ले लें और एक बार फिर पाकिस्तान में मिलिट्री शासन लग जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार सुबह इमरान पहले सेना और आईएसआई प्रमुख से मिले, फिर देश को संबोधित किया। लिहाजा तय है कि पड़ोसी पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान की राज्यसभा यानी कि सीनेट में वित्त मंत्री हफीज शेख को चुना जाना था। हफीज शेख इमरान की बेहद खास है। उनका 12 जून को कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन हफीज शेख का मुकाबला विपक्ष के गठबंधन पीडीएम के प्रत्याशी पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी से था, जहां यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट हासिल हुए, जबकि वित्त मंत्री हफीज शेख को 164 वोट मिले। दरअसल सीनेट चुनाव में सिर्फ नेशनल असेंबली के सांसद ही वोट करते हैं। दावा है कि जमकर पैसे का खेल चला और वित्त मंत्री हफीज शेख ये चुनाव हार गए, जबकि 7 वोट इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर भी पीएम इमरान खान ने सवाल दागे। अब आपको पाकिस्तानी संसद के स्वरूप को समझाते हैं। जैसे भारत में राज्यसभा है, वैसे ही पाकिस्तान में सीनेट है और इसमें 104 मेंबर्स हैं, जबकि वहां की लोकसभा नेशनल असेंबली के नाम से जानी जाती है। और नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं और जनता वहां पर वोट करके सांसद चुनती है। यह बहुमत का आंकड़ा है 172 और खास बात यह है कि वहां नेशनल असेंबली के सांसद ही वोट देकर सीनेट के यानी कि जो ऊपरी सदन है वहां के सदस्यों को चुनते हैं। लिहाजा अब सवाल यह है कि क्या महज 3 साल में ही इमरान खान की सरकार गिर जाएगी? दरअसल इस हार के बाद शनिवार को नेशनल असेंबली में पीएम इमरान खान की अग्नि परीक्षा यानी कि फ्लोर टेस्ट है, क्योंकि सीनेट के चुनाव में कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की जो वित्त मंत्री की हार का कारण बनी। नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं। इमरान का दावा है कि 180 मेंबर्स उनके साथ हैं, जबकि हालिया सियासी उठापटक के बाद मौजूदा आंकड़ा 164 का ही बताया जा रहा है, जो बहुमत के 172 के आंकड़े से कम है। यानी कि इमरान सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसी हालत में हो सकता है कि इमरान खान विश्वास मत हार जाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़े। नेशनल असेंबली में इमरान खान की स्थिति की अगर मैं यहां पर बात करूं तो इमरान सरकार का दावा है कि 342 में से 180 सीटें उनके पास हैं, जिनमें पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 157 सीटें हैं, जबकि अन्य 23 सदस्यों का समर्थन उन्हें हासिल है जो अलग अलग पार्टियों के। इस तरह बहुमत के 172 के आंकड़े से 8 सीटें ज्यादा होने का दावा इमरान खान और उनकी सरकार अब भी कर रहे हैं। वहीं नेशनल असेंबली में विपक्ष की स्थिति की अगर हम बात करें तो 342 में से विपक्ष के पास 160 सीटें हैं, जिसमें मरियम नवाज की पीएमएलएन के पास 83 सीटें हैं, बिलावल भुट्टो की पीपीपी के पास 55 सीटें हैं, जबकि 22 अन्य का समर्थन उन्हें हासिल है। इसी तरह विपक्षी गठबंधन पीडीएम के पास 160 सीटें हैं, लेकिन उसने फ्लोर टेस्ट के दौरान स्थिति साफ होने की बात कही और दावा किया कि इमरान सरकार अल्पमत में है, लिहाजा इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत को महाराष्ट्र विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति ने पेश होने के लिए कहा है। विशेषाधिकार हनन समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को अगले सत्र तक पेश होने के लिए कहा है। कंगना पर महाराष्ट्र और मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को इलाज के दौरान लगने वाला अतिरिक्त समय भी सजा के तौर पर जेल में ही काटना होगा। जेल अधीक्षक ने कहा कि एम्स में इलाज के लिए लगने वाले अतिरिक्त 4 हफ्ते का समय बाद में सजा में शामिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर फेंका गया ग्रेनेड फटा नहीं। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अजीत हत्याकांड में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उन्होंने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें नैनी जेल भेज दिया गया।
उत्तर प्रदेश पुलिस को मुरादाबाद से 183 नए सिपाही मिले हैं। बरेली जोन के एडीजी अविनाश चंद्र ने पुलिस लाइंस में सिपाहियों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के टप्पल में किसान महापंचायत की। ये पहला मौका था जब अखिलेश यादव किसी किसान महापंचायत का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने कहावत अंधेर नगरी चौपट राजा का जिक्र करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने कहावत को अपने हिसाब से गढ़ा था और कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा और उत्तर प्रदेश में हो रहा दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा, जिसको भी देखना हो यूपी में आ जाए। और जो हमारा उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा, जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। बताओ कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दी कानून व्यवस्था की। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, विधानसभा में कहते ठोक दो। जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाते हुए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ा दांव चला है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से जब 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद सिर्फ एक सीट और वो भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भवानीपुर की अपनी मजबूत सीट छोड़कर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का रुख किया है, जहां उनको शुभेंदु अधिकारी से टक्कर मिलने की संभावना है। फिर भी जैसा कि ममता बनर्जी ने पहले ही दावा किया था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही हैं, वही उन्होंने आज किया जब उनकी पार्टी ने टिकटों का ऐलान किया। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই এবং জিতেছি, ভবানীপুরে আমি দুবার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আর ভবানীপুরটা পুরো মিডিয়া আমি রোজ করি। আমি এখানে এমএলএ ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়, ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকে। इस तरह ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में सीधे शुभेंदु अधिकारी को टक्कर देने का फैसला कर लिया है। उधर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर बीजेपी ने अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं किया है, यानी कि सस्पेंस अभी बना हुआ है। नंदीग्राम से उम्मीदवार बनकर ममता ने बड़ा दांव चला है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इस इलाके में टीएमसी मजबूत मानी जाती है। शुभेंदु ने यहीं से चुनाव जीता था। इसके अलावा नंदीग्राम से ममता के आने से आसपास के सभी इलाकों पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भवानीपुर छोड़ने के पीछे ममता बनर्जी का डर भी है, क्योंकि वहां जीत के बावजूद लगातार उनके वोट कम हो रहे। সেদিন বলছিল যে আমি ভাবছি নন্দীগ্রামে দাঁড়াবো, তারপর বললো দাঁড়াবো, তারপর বলছে না আবার ভবানীপুরেও দাঁড়াবো। আবার আজকে দেখলাম ভবানীপুরে নতুন প্রার্থী দিয়েছে। দেখা মুখ্যমন্ত্রী নিজের কেন্দ্র ছেড়ে পালাচ্ছেন কেন? কারণটা কি? হেরে যাবেন তো? ওখানে যা ভোটে হারতেন আমরা তার থেকে 3 গুণ ভোটে এখানে হারাবো। আমরা এখানে হারাবো। चर्चा गर्म है कि मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद ही मिथुन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती जा रही हैं। चर्चा है कि ब्रिगेड मैदान में पीएम की 7 तारीख को होने वाली रैली में मिथुन मौजूद रहेंगे। हालांकि मिथुन ने बीजेपी के साथ सियासी पारी से इनकार किया था और बीजेपी भी अभी तक इस बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हाँ, अगर मिथुन आते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी लगातार संकेत दे रही है कि मिथुन चक्रवर्ती पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा ही होगा, बंगाल के लिए भी अच्छा होगा, हमारे पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, और प्रधानमंत्री के मंच पर आते हैं तो बंगाल की जनता और खुशी होगी। बीजेपी करने वाले जो बंगाली हैं उनको ममता बनर्जी शायद बहिरागत समझती हैं, और उनके साथ जो लोग रहते हैं उनको सिर्फ वो बंगाल के लोगों को समझती हैं। तो ये ममता बनर्जी का जो दिमागी फितरत है वो खराब हो। यूपी के पीलीभीत में नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई। यूपी के पीलीभीत जिले में नेपाल पुलिस की गोलीबारी में एक भारतीय की मौत हो गई। एक शख्स भागकर भारतीय सीमा में घुस गया, वहीं तीसरा लापता है। तीनों युवक नेपाल घूमने गए थे।
महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षा में दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर से सटे जंगल में अचानक आग लग गई। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं और बच्चियों के लिए आत्मरक्षा के लिए खास कैंप की शुरुआत की गई। 4 दिन चलने वाले इस कैंप में आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर बनाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। गुजरात में बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में एक श्रद्धालु ने 51 लाख रुपए कीमत का 1100 ग्राम सोना दान में दिया। अंबाजी का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही।